स्टार्ट स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। किस एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे और किस एसिड को हम वीक एसिड कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। दो चीजें हैं, इन दो चीजों की बुनियाद पे हम किसी एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं और किसी एसिड को वीक एसिड कहते हैं। और वो दो चीजें क्या हैं, इससे हम किसी एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं और किसी एसिड को वीक एसिड कहते हैं। एक है एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन। एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन कि कौन सा एसिड कितना आयोनाइज हो सकता है। एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, कौन सा एसिड कितना आयोनाइज हो सकता है। दूसरी चीज है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, extent of ionization and acid dissociation constant। extent of ionization का मतलब है कि कौन सा एसिड कितना आयोनाइज हो सकता है। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब ये है कि जब कोई एसिड डिसोसिएट होता है, आयोनाइजेशन उसमें होती है, तो उसका एक आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू क्या है। यूँ समझ लें कि एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ये एक तरह से एक ही चीज़ है। एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट को, आयोनाइजेशन और एसिड का डिसोसिएशन होना, ये एक ही बात है। कौन से एसिड कितना आयोनाइज हो सकता है वो होता है एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन। और जब कोई एसिड आयोनाइज होता है तो उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो भी हम देखते हैं क्या होती है। उस कांस्टेंट वैल्यू को एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं। तो किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ को हम, यानी एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या एसिड वीक एसिड है, ये बताने के लिए, ये मेजर करने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिसे कहते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट या एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एग्जांपल लेते हैं एक जनरल एसिड की। लेट्स कंसीडर दिस एग्जांपल। Consider this example। एक हमने एसिड लिया, लेट अस कंसीडर, लेट अस टेक एसिड, जनरल एसिड HX। टेक ए जनरल एसिड HX और इस एसिड को हम वाटर में मिक्स कर देते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ के एसिड होने को चेक करने के लिए ज़रूरी है कि हम वाटर का मीडियम यूज़ करें। हम कहते हैं एसिड वो होता है जो प्रोटॉन देता है, तो प्रोटॉन कहाँ पर देता है, तो वाटर में जाकर देता है। HX ये एक एक्वस एसिड है, इसे जब पानी में डाला तो एसिड है तो फौरन से इसने प्रोटॉन दे दिया। वाटर ने फौरन से उस प्रोटॉन को कैप्चर कर लिया और H3O पॉजिटिव बन गया और इधर से X अकेला रह गया और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अब ये जो ऊपर हमने रिएक्शन लिखा है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे।
आपने 7 चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में से पढ़ा होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर अबव रिएक्शन में भी रिटर्न एज, ऐसे लिखा जा सकता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट है हाइड्रोनियम आयन और X नेगेटिव, तो H3O पॉजिटिव और हैलाइड आयन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट है एक HX और एक H2O। अब हमें ये बात पता है कि जो वाटर होता है ये बहुत कम आयोनाइज होता है, बहुत कम रिएक्ट करता है। वाटर कोई बहुत रिएक्टिव भी नहीं होता, वाटर कोई बहुत आयोनाइज भी नहीं होता। यानी वाटर जितना शुरू में लेते हैं, जिस प्रोसेस के शुरू में वाटर जितना लेते हैं, एंड पे वाटर कमोबेश उतना ही रहता, उतना ही रह जाता है। एज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ही रहती है। क्यों कांस्टेंट रहती है? क्योंकि वाटर ज़्यादा आयोनाइज नहीं होता, वाटर कोई बहुत रिएक्शन भी नहीं करता, वाटर बस यूज होता है एज ए सॉल्वेंट, यानी एक मीडियम देने के लिए। तो कांस्टेंट के भी कांस्टेंट है, वाटर भी हम नहीं कह रहे हैं ये कांस्टेंट है, तो वाटर को यहाँ पे ले जाएं के साथ। के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव और X नेगेटिव डिवाइडेड बाय HX। अब वाटर चूंकि कांस्टेंट, वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, वजह यह है कि वाटर सिर्फ एक सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है। हम वाटर को लेते भी लार्ज एक्सेस में है, क्योंकि सॉल्वेंट हमें लार्ज एक्सेस में लेना होता है। वाटर इज a solvent, it is present in excess and therefore its concentration may be regarded as constant। इसलिए हम वाटर को नेक्स्ट साइड पे ले जाते हैं, लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। अब ये दो कांस्टेंट हो गए, तो इन दोनों कांस्टेंट्स को हम एक और नाम दे देते हैं के ए। मतलब ये के जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वाटर जिसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, इसे हमने के ए का नाम दे दिया। तो उसकी जगह पर के ए लिख दें, बाकी सारे का सारा वैसे ही लिखते हैं, हाइड्रोनियम आयन, हैलाइड आयन और HX। तो ये है वो के ए की कहानी। के ए को कहते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। बताता क्या है के ए क्या बताता है? के ए पैमाइश करता है, मेजर करता है क्या चीज़, कि कोई एसिड कितना आयोनाइज्ड होगा या कितना डिसोसिएट होगा। के ए इज इज ए मय के ए इज ए मैयर, मैयर कहते हैं पैमाइश, मैयर ऑफ द एक्सटेंट, मैयर ऑफ द एक्सटेंट टू विच an acid is ionized or dissociated।
ये कोई एसिड कितना आयोनाइज्ड होगा या कितना डिसोसिएट होगा। ये कोई एसिड कितना आयोनाइज होगा या कितना डिसोसिएट होगा। किसी एसिड के आयोनाइज्ड होने या डिसोसिएट होने की हद क्या है, किस चीज को कौन मेजर करता है। के ए। एक्सटेंट का मतलब होता है लिमिट, हद। ये कोई एसिड कितना आयोनाइज होगा, कितना डिसोसिएट होगा, इसकी जो एक्सटेंट है, उसकी जो लिमिट है, उसको मेजर करने वाली चीज है के ए। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि जो के ए है, ये याद रखिए कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर के चेंज होने से के ए चेंज हो जाता है। के ए पूरा लिखिए, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी के ए एक ऐसी चीज है जो एसिड की डिसोसिएशन को बताती है। के ए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, के ए इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। और टेम्परेचर बदलने से बदल जाती है। एट 25 डिग्री, जो कि रूम टेम्परेचर होता है, के ए ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, के ए ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। ये वैल्यू को याद नहीं करनी, बस एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि अगर हम टेम्परेचर एसिटिक एसिड की 25 डिग्री पर के ए की वैल्यू ये है, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो के ए की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा टेम्परेचर पर डिसोसिएशन ज़्यादा होती है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है जी कि अगर के ए की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। के ए क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है। के ए की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब है कि एसिड ज़्यादा डिसोसिएट हुआ। डिसोसिएट होने का क्या मतलब है, आयंस का बनना। जैसे HCl है, तो HCl डिसोसिएट होगा तो हाइड्रोजन आयन बनेंगे और क्लोराइड आयन बनेगा। इस चीज़ को कहते हैं डिसोसिएशन, इस चीज़ को कहते हैं आयोनाइजेशन। द ग्रेटर the value of Ka, the stronger is the acid. The greater the value of Ka, the stronger is the acid. फिर वही बात है कि जी नंबर जब बहुत छोटे छोटे होते हैं, 0.009111 इस तरह के कुछ करके छोटे छोटे नंबर, तो उनको डील करना मुश्किल होता है। तो हम फिर उस वैल्यूज का नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। यानी अगर कोई इनकन्वीनियंट नंबर हो, जैसे आपके लिए इस नंबर को 0.0869 में ऐड करना बड़ा इनकन्वीनियंट है। अगर आपको कहे 2 को 3 में ऐड करो तो आप फ़ौरन कहोगे 5, लेकिन इसको इसमें ऐड करो तो आप सोचने लग जाओगे कैसे ऐड करें, शायद मुश्किल होगा, इनकन्वीनियंट रहता है, ईजी नहीं रहता। तो अगर चूँकि के की वैल्यू भी हमें आमतौर पे इनकन्वीनियंट नंबर्स में मिलती है, जो के की वैल्यू होती है वो इनकन्वीनियंट नंबर्स में मिलती है, तो अपनी आसानी के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम उन वैल्यूज़ का नेगेटिव लॉग ले लेते हैं।
the value of Ka are usually come in inconvenient numbers. इनकन्वीनियंट नंबर्स में वैल्यूज आती है. फॉर कन्वीनियंस, अपनी आसानी के लिए, वी टेक नेगेटिव लॉग ऑफ के ए. और ये जो नेगेटिव लॉग होता है इसको स्मॉल p से भी रिप्रेजेंट करते हैं, which is represented as pka, the negative log of ka, pka. ka का अगर हम नेगेटिव लॉग लेंगे तो वो बराबर हो जाएगा pka. अब यहाँ पर एक और बात है, ये हमने याद रखना है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के ए के. मतलब के ए की वैल्यू ज़्यादा होगी, एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. लेकिन अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को पी के ए से देखें तो ऐसे रिलेशन बनेगा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और पी के ए का इनवर्स रिलेशन होता है. अगर पी के ए की वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कम होगा, वीक एसिड होगा. यानी अगर किसी एसिड की पी के ए वैल्यू स्मॉल होगी तो वो एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. ये दो रिलेशन याद रखने कि अगर के ए और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड में तो के ए और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड में तो डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी. लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और पी के ए में इनवर्स रिलेशन है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी. अगर पी के ए की वैल्यू स्मॉल होगी, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पी के ए, strength of acid will be high, stronger will be acid. ये नीचे एक टेबल है जिसमें से कुछ वैल्यू याद नहीं करनी है आपने, कुछ याद नहीं करना. इसमें देखें सबसे वीक एसिड वाटर है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू पीके वैल्यू वाटर की है. ये एक एग्जांपल है, इसको सॉल्व करते हैं. पेज नंबर बुक की 8.6 एग्जांपल है कि कोई सोल्यूशन है और उसकी हाइड्रोजन आयन कैलकुलेशन करनी. calculate concentration of hydrogen ions of solution that contain 1 molar HF. Ka value 7.2 into 10 raised to power -4. HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड 1 मोलर है. बताएं भाई इसमें हाइड्रोजन आयन कितना है, ये बताना है. तो इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसे होगा. HF पहले डिसोसिएट होगा,
तो हाइड्रोजन आयन बनेगा और फ्लोराइड आयन बनेगा। HF एसिड चूँकि एक्वस सोल्यूशन रहता है तो यहाँ पर AQ लगा दें, एक्वस को रिप्रेजेंट करने के लिए। रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब इनिशियल कंसंट्रेशन जो HF के क्वेश्चन में गिवन है वो 1 मोलर गिवन है। तो इसे जो अच्छा, अब शुरू में ये एक बड़े समझने की बात आ गई। शुरू में आयोनाइजेशन नहीं होती। आयोनाइजेशन तो तब होगी जब रिएक्शन स्टार्ट होगा। शुरू में HF है 1 मोलर, अभी आयोनाइजेशन शुरू नहीं हुई, अभी बिल्कुल इनिशियल है। यानी यूँ समझें कि अभी रिएक्शन एक सेकंड में तो नहीं होता कि फौरन से HF ने आयोनाइज होकर एक सेकंड में हाइड्रोजन आयन बना दिया, एक सेकंड में फ्लोराइड आयन बना दिया, नहीं, अभी आयोनाइजेशन नहीं हुई। तो जब आयोनाइजेशन नहीं हुई तो हाइड्रोजन आयन फिर नहीं होगा। हाइड्रोजन आयन की क्या कंसंट्रेशन होगी? 0। फ्लोराइड आयन भी नहीं होगा, फ्लोराइड आयन भी 0। फ्लोराइड आयन भी 0 और हाइड्रोजन आयन भी 0, दोनों आयन 0। तो फिर ये हुआ, रिएक्शन शुरू हो गया, हाइड्रोजन आयन बनने लग गए, फ्लोराइड आयन बनने लग गए, हाइड्रोजन आयन की अच्छी खासी मकदार हो गई, फ्लोराइड आयन की भी अच्छी खासी मकदार हो गई, दोनों ने आपस में रिएक्शन किया और रिवर्स हो गया। फिर ये इसमें इक्विलिब्रियम आ गया। यानी अब वो कंसंट्रेशन आ गई जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब इसका मतलब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है मतलब कुछ ना कुछ तो हाइड्रोजन आयन बन चुका होगा। अब मुझे नहीं पता कि वो हाइड्रोजन आयन कितना बना है, लेकिन ये पता है कि कुछ ना कुछ बना है, तो मैं उसे एक्स एक्स कह देता हूँ। क्लोराइड आयन भी जो कुछ ना कुछ बना है तो मैं उसे एक्स कह देता हूँ। यानी एक्स मोल, एक्स मोलर, ये भी एक्स मोलर। मोलर का मतलब है मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो अब HF की जो शुरू में अमाउंट इनिशियल कंसंट्रेशन 1 थी, अब 1 तो नहीं रहेगी, कुछ कम हो गया होगा, क्योंकि अब उससे हाइड्रोजन आयन और फ्लोराइड आयन बन चुके हैं जिनकी मिकदार जो कि मालूम नहीं है, तो XX कह दिया। अब HF की इनिशियल कंसंट्रेशन तो 1 थी, अब उसमें कुछ कमी आ गई होगी, कोई उसमें डिक्रीज हो गया होगा, तो डिक्रीज हो चुका है, तो उसको डिक्रीज को शो करने के लिए 1 - x लिखेंगे, 1 - x। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होना कि जी x तो 2 दफ़ा बना है तो हमने यहाँ पर 2x लिखे, नहीं, 2x नहीं लिखना, एक ही x लिखना है। यानी बच्चों को यूँ लगता है कि एक x ये बना, एक x ये बना तो 1 - 2x कर दो ना, ये गलत हो जाएगा। x क्या है, x को समझना है। x वो अमाउंट है जिस अमाउंट में हाइड्रोजन आयन और फ्लोराइड आयन बने हैं। तो HF में से x हाइड्रोजन आयन, x फ्लोराइड आयन बने हैं, तो HF में से x अमाउंट रिमूव हो जाएगी। तो इसको 2x नहीं कर देना। अच्छा, फिर हमें Ka का फार्मूला पता है, वी नाउ क्या, Ka कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखते हैं Ka, we know Ka concentration of hydrogen ion or fluoride ion divided by HF. Ka is equal to hydrogen ion, ये X है, फ्लोराइड आयन ये भी X है। HF की कितनी अमाउंट बची है? 1 - x, तो 1 - x लिख देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे।
आप क्वेश्चन में देखिए उन्होंने के की वैल्यू भी दी है, तो के की जगह पर मैं उसकी वैल्यू लिख सकता हूँ क्या? 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴ लिख सकता हूँ, तो लिखूंगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। के ए एक्स मल्टीप्लाई एक्स और 1 - x, के की वैल्यू जो गिवन है वो गिवन है 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴, ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 1 - x। अच्छा, तो यहाँ पर एक और बात है, आपकी बात ये है कि ये जो एच एफ है ये एक बहुत वीक एसिड है। एच एफ ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। एच एफ बहुत वीक भी नहीं है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, काफ़ी वीक एसिड है। उसकी वजह ये है कि आपको ये पता होगा कि फ्लोरीन बड़ा ज़्यादा बड़े स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब चूंकि फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो एटम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। फ्लोरीन चूंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। एक मिनट, ये बात कुछ ऐसे है। एक सेकंड में एक चीज़ कंफर्म करता हूँ। हाँ, इसमें ये बल्कि ये वाला कॉन्सेप्ट ना करें। ठीक है कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एच एफ के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन ने एक दूसरे को पकड़ रखे हैं। हाइड्रोजन और फ्लोरीन एक दूसरे में अटैच हैं, तो हाइड्रोजन के लिए बाहर निकलना इतना पॉसिबल नहीं है। तो जब हाइड्रोजन आसानी से बाहर नहीं निकल सकता, जब हाइड्रोजन आसानी से बाहर नहीं निकल सकता, इट मीन्स कि एच एफ की एसिड स्ट्रेंथ वीक है। हम तो स्ट्रॉन्ग एसिड उसे कहते हैं जो ज़्यादा आयोनाइज हो जाए, ज़्यादा डिसोसिएट हो जाए, आसानी से हाइड्रोजन आयन दे दे। एच एफ के केस में चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से एच और फ्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते, जिसकी वजह से एच एफ एक वीक एसिड होता है। अब अगर एच एफ वीक एसिड है तो इसका मतलब है एच एफ फिर ज़्यादा डिसोसिएट नहीं होता। अगर एच एफ की बहुत अमाउंट ली जाए, यानी 1 मोलर लिया जाए, तो उसमें से बहुत थोड़ा सा डिसोसिएट होता है। एच एफ की जितनी भी अमाउंट ली जाए उसमें से बहुत थोड़ी अमाउंट डिसोसिएट होती है। तो यहाँ अब चूंकि एच एफ एक वीक एसिड है, ज़्यादा डिसोसिएट नहीं होता, बहुत थोड़ी अमाउंट डिसोसिएट होती है, तो जो ये वाला एक्स है
ये बहुत थोड़ा है, इतना थोड़ा है कि हम इसे निगलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? एस एच एफ is a weak acid. As HF is a weak acid, so it dissociate. So it dissociate. So its dissociation is very less. So its dissociation. So its dissociation. So its dissociation is very low. So its dissociation is very low. अब चूंकि इसकी डिसोसिएशन बहुत कम है, यानी अगर आपने 1 मोलर लिया तो बहुत ही थोड़ा डिसोसिएट हुआ, यानी जो x है ये 0.0001 है, यानी 1 के मुकाबले में बहुत छोटी वैल्यू है। तो यूं कह लें कि 1 माइनस एक्स ये अप्रॉक्सीमेटली 1 ही के बराबर है। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 1। अब हमारे पास ये वाली क्वेश्चन बन गई। सेवन पॉइंट टू इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 1, यानी 1 माइनस एक्स को हमने अप्रॉक्सीमेटली 1 कह दिया, क्योंकि ये एक्स बहुत कम था। एक्स बहुत कम क्यों था? क्योंकि एच बहुत वीक एसिड था। एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, या यूँ समझे 1 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो भी 1 टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides। 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴ पे यहाँ भी अंडर रूट ले लें, यहाँ भी अंडर रूट ले लें, तो ये तो कट जाएगा। तो 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴ का जब हम अंडर रूट लेते हैं, क्या आंसर आता है? कैलकुलेटर से करें। तो इससे आंसर आता है 0.0268 इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू 0.0268 है। एक्स क्या है? एक्स क्या है यहाँ से देखिए, एक्स हाइड्रोजन आयन है, एक्स फ्लोराइड आयन है, यानी हमने तो हाइड्रोजन आयन को कैलकुलेट करना है, तो हम हाइड्रोजन आयन, एक्स का मतलब है हाइड्रोजन आयन, तो एक्स की वैल्यू जो आई है वही हाइड्रोजन आयन की वैल्यू होगी। तो फिर हाइड्रोजन आयन की वैल्यू कितनी होगी? 0.268। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 0.268। इस तरह ये सवाल होता है। दूसरे आयन की भी यही कंसंट्रेशन होगी? इसकी फ्लोराइड आयन की? यस सर। फ्लोराइड आयन की भी यही कंसंट्रेशन होगी। स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये सारे पेजेस में आपको भेज देते हैं।